वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का 12th चैप्टर, जो कि इस सेक्शन का आपका लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है परिवहन, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है और जो नया रिवाइज सिलेबस है उसमें ये लास्ट चैप्टर है और ये है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब हमने खनिज की बात की थी तो मैंने आपको संसाधन की परिभाषा बताई थी कि संसाधन का मतलब होता है हर वो नेचुरल चीज, हर वो प्राकृतिक वस्तु जो कि हमारे इंसानों के काम को आसान करे और काम आए, हमारे जो है डे टू डे लाइफ में काम आए। तो अब आप ये सोचेंगे कि फिर मानव को संसाधन क्यों कहा गया, जबकि प्रकृति को काम तो मानव ले रहा है। लेकिन मानव, एक अकेला मानव खुद जो है इस प्रकृति में सरवाइव नहीं कर सकता। उसको अपने साथ के लिए कह दीजिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए कह दीजिए, या अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अन्य मानवों की आवश्यकता पड़ती है और इसी आवश्यकता को वो पूरा करता है। बदले में उनको जो भी उनका धन होता है, जो मजदूरी होती है या हिस्सा होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी है वो देकर। तो इस तरह से मानव भी एक तरह से संसाधन है। क्यों? क्योंकि अगर मानव नहीं होता तो फिर मानव दूसरी चीजों को, दूसरे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाता। यानी एक दूसरे मानव एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं और इसीलिए ह्यूमन को भी रिसोर्स कहा गया है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में हम पढ़ेंगे फैक्ट्स और डेटाज। खूब सारे फैक्ट्स, खूब सारे डेटाज है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का ये चैप्टर है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? देखिए, एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समय बाद काउंटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे भारत में हर 10 साल बाद काउंटिंग की जाती है। 2011 में की गई, अब 2021 में की जा रही है। तो ये जो निश्चित 10 साल का समय है, उसमें निश्चित स्थान यानी भारत का जो क्षेत्र है, तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए ये परिभाषा लागू हो रही है कि एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। तो पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल इन एन सर्टेन एरिया इन अ सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ओके, ये आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिख रखा है ये सारा डेटा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देती हूं मैं। सबसे पहले आकार और वितरण। आकार मतलब साइज और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइज के आकार किसे कहेंगे आप? जनसंख्या का। जनसंख्या के आकार का मतलब होता है कुल कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना। और वितरण का मतलब होता है किस प्रकार से ये वितरित है। कहीं पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे आप देखिए, भारत में राजस्थान जैसा जो राज्य है, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है, वहां लोग इतने ज्यादा नहीं रहते। जबकि जो गंगा यमुना दोआब मैदान है या फिर जो अन्य उपजाऊ क्षेत्र है, वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। तो इस तरह से जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, ये इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज जाननी है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा अमेरिका का है, चौथा इंडोनेशिया का है और पांचवा ब्राजील का है। एटलीस्ट ये 5 जो नाम है, 5 जो क्रम है, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट प्लेस इज सिक्योर्ड बाय चाइना, सेकेंड इज बाय इंडिया, थर्ड इज बाय यूएसए, फोर्थ इज बाय इंडोनेशिया एंड फिफ्थ इज बाय ब्राजील। फिर भारत की जो जनसंख्या है, वो हमारी जनगणना हुई थी 2011 में। देखिए, जो भारत की जनसंख्या की जो जनगणना की जाती है, सेंसस, वो जो होती है वो 10 साल के अंतराल में होती है। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, हम 11 के अनुसार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2021 तो अभी चल रहा है और 2021 की जनगणना जो है वो जारी है, इसकी प्रोसेस जारी है, अभी तक इसके आंकड़े आए नहीं है। तो तब तक हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो है 1,21,01,93,422। ठीक है ना। ये डेटाज, इस चैप्टर में बहुत सारे डेटाज है जो आपको याद रखने हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 122 करोड़ के करीब है। 1,21,01,93,422।
और ये विश्व की जनसंख्या का कुल 17.3% है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि भारत के पास विश्व का कुल 2.4% भूभाग है और इस पर विश्व की 17.3% जनसंख्या निवास करती है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो भूभाग बहुत थोड़ा है, भूमि बहुत थोड़ी है, लेकिन जनसंख्या भारत की बहुत अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो विश्व का कुल 2.4% ही है। और भारत में भी ये आपको पढ़ने क्यों है, क्योंकि देखिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, आकार और वितरण। तो आकार तो कितना है, 1,21,01,93,422, ये तो है आकार हमारी जनसंख्या का। वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी बहुत अलग अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो भूभाग है, जो हमारे भारत की जो फिजिकल बनावट है वो बहुत अलग अलग है। कहीं पर मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर तटीय इलाके हैं, कहीं पठारी इलाके हैं, कहीं पहाड़ी इलाके हैं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या भारत की है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,95,81,477 और ये उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। अब जनसंख्या और घनत्व इन दोनों में भी बहुत फर्क होता है, तो घनत्व हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, जो कुल देश की कुल जनसंख्या की 16.49% है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। राज्यों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या है 6,07,688 कुल, जो कि देश की जनसंख्या का सिर्फ 0.05% है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की 64,429, सिर्फ इतनी सी है लक्षद्वीप की जनसंख्या। अब from the population point of view, the population of India is 1,21,01,93,422 and it is 17.3% of the total world, and the area of India is 32.8 lakh kilometer square, which is only 2.4% of the total world. From this point of view, Uttar Pradesh secures first place in India as the point of view of population. It secures 16.49% of the population and Sikkim secures 0.05% only. ठीक है। अब इसमें आपको एक टॉपिक और ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जो भी चीजें पढ़ेंगे, चाहे हमने खनिज पढ़ा हो, उसके बाद में चाहे हमने जल संसाधन पढ़ा हो, उन सब में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अलग से आपने टॉपिक पढ़ा है। तो जनसंख्या के लिहाज से भी हम राजस्थान का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। राजस्थान जो है वो भारत में क्षेत्रफल में प्रथम है। एरिया वाइज राजस्थान सिक्योर्स फर्स्ट प्लेस इन इंडिया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अधिक जनसंख्या के लिए अलाउ ही नहीं करती। राजस्थान का काफी हिस्सा मरुस्थलीय है, काफी हिस्सा जो है पहाड़ी प्रदेश भी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं रह सकती। हालांकि ऐसा होते हुए भी थार का जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, यानी कि विश्व में किसी भी मरुस्थल में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी राजस्थान में निवास करती है। लेकिन फिर भी चूंकि मरुस्थल रहने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रदेश होता है, तो इसलिए राजस्थान में जनसंख्या बहुत कम है और जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 8वां राज्य है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,86,21,012, जो कि पूरे देश की है सिर्फ 5.67%। और राजस्थान में भी सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, जो कि राजस्थान की राजधानी है, और साथ ही साथ जयपुर जो है वो निचली पहाड़ी इलाकों में है, जो थोड़ा बहुत मैदानी इलाकों का भाग भी आता है। तो इस वजह से जयपुर की जनसंख्या की बसावट जयपुर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो है 66,63,971। और सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में जैसलमेर में है। अब एक बात मैं यहाँ आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि आपको अगर डेटाज याद नहीं होते हैं इतने सारे तो मत कीजिए। बहुत सारे डेटाज याद नहीं करने हैं, आपको मुख्य चीजें ध्यान रखनी है। भारत की जनसंख्या कितनी है,
भारत की जनसंख्या के लिहाज से विश्व में स्थान कौन सा है और कितने प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है ना। अगर आपको ये याद नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी है, सिक्किम की कितनी है, तो आप एक बार नाम याद कीजिए कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है। फिर राजस्थान की कुल के बाद आप ये ध्यान में रखिए कि सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। विच प्लेस सिक्योर्स द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड विच इज सिक्योरिंग द लास्ट प्लेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ जो महत्वपूर्ण डेटा है वो ध्यान में रखने हैं, लेकिन आपको गलत आंकड़े नहीं लिखने हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि कौन इतने आंकड़े पढ़ता है और वो गलत आंकड़े भी लिखे आते हैं, लेकिन इससे आपके नंबर कटते हैं। अगर आपको पूरा आंकड़े, पूरे डेटा, पूरे फैक्ट्स याद नहीं है तो मत लिखिए, लेकिन गलत मत लिखिए और वही लिखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सा स्थान है, कौन सा जो है लास्ट में है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा सबसे ज्यादा है, तो वो चीजें अगर आपको याद रहती है तो वो भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसकी भी एक निश्चित परिभाषा है कि निश्चित समय अवधि में स्थान विशेष की जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कभी कभी वृद्धि हो जाती है, कभी कभी कमी हो जाती है, लेकिन उसको ओवरऑल जो है जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ ही कहा जाता है। refers to the difference in the numbers of citizen of a place in specific time is called पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जनसंख्या वृद्धि या कमी जो भी होती है उसके पीछे तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि तीन ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है जन्म बर्थ रेट। जन्म दर क्या होती है, किसी भी निश्चित समय अवधि में जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और वहीं मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, वो मृत्यु दर कहलाएगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर ये भी बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यही है कि किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है। तो किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जन्म दर, फिर मृत्यु दर, और उसके बाद महत्वपूर्ण कारण होता है प्रवास। जो है प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरी जगह जाना। एक स्थान से दूसरी जगह, जैसे कई लोग क्या होते हैं, गांव में अपने काम धाम जो है अगर है नहीं, रोजगार नहीं मिला है, तो वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, या किसी आसपास की जगह में अगर कोई फैक्ट्री लग रही है या इस प्रकार की, तो वो लोग वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। भारत में भी ऐसा होता है कि कई लोग दूसरे देश में जाके बस जाते हैं। तो जब सेंसस होता है, जब जनगणना होती है, तो फिर उसको काउंट किया जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण है किसी जगह की जनसंख्या में वृद्धि या कमी के: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको दो तरीके से नापा जाता है, एक निरपेक्ष वृद्धि और दूसरी सापेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है, जिसको हम कुल या वृद्धि या कमी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि उस निश्चित समय में उस स्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई। इसको अपन ऐसे नाप सकते हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि भारत की जनसंख्या जो है वो 2001 में लगभग 1 अरब और 10 करोड़ थी, और 2011 में 1 अरब 20 करोड़ हो गई। तो यानी कुल वृद्धि कितनी हुई, 10 करोड़ की। तो यानी ये जो पहले वाली जनसंख्या को बाद वाली जनसंख्या से घटा लिया जाता है और सीधा सीधा जो भी आंसर आता है वो निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। सापेक्ष वृद्धि कहलाती है उस टाइम में जो प्रतिशत में परिवर्तन हुआ, कि इस बार जनसंख्या में 18% की वृद्धि हुई या इस बार 16% की वृद्धि हुई, और उसको फिर कंपेयर करके पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं सापेक्ष वृद्धि। सो रीजंस बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ इज बर्थ रेट, death rate and migration. These three are the main reasons that are count in the population growth. Population growth can be measured for two types. First is absolute growth. This is gained by subtracting the former population from the latter population. Okay, and relative growth, a percentage of the increase in a certain time period is called the relative growth. ठीक है, तो ये सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या में हमारी आजादी के बाद से ही जो पहली जनगणना हुई थी, हमारे जो देश की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन 1951। ठीक है, तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1951 के बाद हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। तो पहली जनगणना के बाद से लगातार भारत में जनसंख्या में वृद्धि जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 1981 के बाद, 1981 के बाद
भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर जो हो रही है उसमें के परसेंटेज में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि पहले जो जनसंख्या वृद्धि लगभग 20 से 27% के बीच में होती थी, अब वो वृद्धि 18 से 15% के बीच में हो रही है। तो यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है 1981 के बाद। और यही टेंडेंसी राजस्थान में दर्ज की गई है। राजस्थान में भी जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि इन सालों में बाड़मेर में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बहुत सी जो, हालांकि बाड़मेर में रेगिस्तान है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि राजस्थान में बाड़मेर में दर्ज की गई है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है राजस्थान में गंगानगर में दर्ज की गई है। गंगानगर की जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है लेकिन कम वृद्धि दर से हो रही है, जबकि बाड़मेर में वृद्धि दर अधिक है। तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, इसका परिभाषा, इसके कारण, मुख्य कारण यही है 3: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर क्या होता है? किसी एक निश्चित समय में प्रति 1000 पुरुषों या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। वहीं किसी एक निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। तो वहां की जनसंख्या कम हो गई और दूसरे तरफ की बढ़ गई, तो इसको कहा जाता है प्रवास या माइग्रेशन। ठीक है, तो ये है जनसंख्या वृद्धि दर के कारण। और जनसंख्या वृद्धि दर को हम दो तरह से मेजर करते हैं, निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट ग्रोथ और सापेक्ष वृद्धि या रिलेटिव ग्रोथ। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब की डेफिनेशन, इन सब की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। बहुत ज्यादा वर्णन नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि अगर आपको जनसंख्या की विशेषताएं पूछते हैं ना तो ये आपको सब चीजें बतानी है, तो थोड़ी थोड़ी बतानी है। तो आप इस पूरे वर्णन के चक्कर में नहीं रहेंगे, पूरे आपको डेटाज याद नहीं होंगे। तो जितना मैं लिखवा रही हूँ ना उतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से याद होता है तो आप इस चैप्टर में आराम से जो है मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या होता है? पूरे देश में कुल लोग जितने रहते हैं वो तो हमें पता होता है, लेकिन ये होता है कि कहीं ज्यादा रहते हैं, कहीं कम रहते हैं। तो जो प्रति इकाई, जो एक इकाई मान लेते हैं कि जैसे वर्ग किलोमीटर की इकाई मान ली हमने। अब वर्ग किलोमीटर में एवरेज, औसत कितने व्यक्ति रहते हैं उसको घनत्व कहा जाता है। तो आपको अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, ये औसत शब्द लिखना जरूरी है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या जो होती है वो उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मान लीजिए किसी जगह जो है 10 किलोमीटर का एरिया है और वहां पर 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, 1000 लोग रह रहे हैं, एरिया है 10 किलोमीटर, उसका भाग देने पर जो भी आएगा यानी कि 100, तो 100 जो है वो उसका औसत घनत्व होगा। और ये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लिखा जाएगा। तो आपको लिखना भी ऐसे ही है इसको कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है, जरूरी थोड़ी है कि हर किलोमीटर में 100 ही जने रहे, किसी जगह पे 150 भी रह लेते हैं, किसी जगह पे 25 ही रहेंगे, लेकिन जो हमें औसत प्राप्त होगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर यूनिट एरिया, और वो भी एवरेज नंबर होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। आपको औसत शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। फिर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, 382, लेकिन सिर्फ 382 नहीं लिख के आना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 नंबर का भी आता है और उसमें इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, अब आपको नंबर याद है, आंकड़े अच्छे से याद है और आप फट से लिख देंगे कि भाई भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, सिर्फ 382 नहीं लिख के आना है, आपको लिख के आना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको क्या लिखना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये शब्द, ये चारों शब्द लिखने जरूरी है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मैं आपको बार बार इसलिए कही जा रही हूँ क्योंकि अगर आप ये शब्द नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब हम घनत्व को नापते हैं तो परिभाषा लिखते टाइम औसत लिखना और उनके व्यक्तियों की संख्या लिखते समय ये लिखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अनिवार्य होता है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब भारत में सर्वाधिक घनत्व जो है वो बिहार का है। बिहार का घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत के औसत घनत्व से कहीं ज्यादा है। तो हमने पढ़ा तो ये था कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत की कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में।
लेकिन जनसंख्या का घनत्व यानी कि सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति लोग रहने वाले कहाँ हैं? बिहार में। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 1102 व्यक्ति। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, वहां सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको पता है बिहार का जो एरिया है वहाँ नदियां हैं, वहाँ मैदान है, तो इस वजह से वहाँ के जनसंख्या की बसावट भी ऐसी है कि वो बहुत डेंस है, बहुत घनी बसी हुई है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ लोग भी कम रहते हैं। जो दुर्गम जगह होती है, जो मुश्किल रहने वाली जगह होती है, वहाँ लोग कम रहते हैं, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। So, point of view of the density of India is 382 person per kilometer square. You have to write this like this only, that person per kilometer square. You have to write 382 person per kilometer square. Maximum density is there in Bihar. It is 1102 person per kilometer square, and minimum is in Arunachal Pradesh, that is only 17 person per kilometer square. उसके बाद में राजस्थान का, मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप कोई टॉपिक क्लियर कर रहे हो इस तरह का ज्योग्राफी में, तो आपको उसको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस देखना ही होगा। तो भारत के बाद देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान का जो औसत घनत्व है पूरे राज्य का वो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के घनत्व से, औसत घनत्व से कहीं कम है। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें भी सर्वाधिक घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व है जयपुर जिले का, जो कि है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है जैसलमेर का, जो अरुणाचल प्रदेश के बराबर है, वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज ओनली 201 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज क्वाइट लेस देन इंडियन एवरेज, and maximum is in Jaipur district, which is 598 person per kilometer square, and minimum in Jaisalmer, that is only 17, just similar to the Arunachal Pradesh. You just have to know one thing also, कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, ये जो हम सारा कुछ डेटा पढ़ रहे हैं शुरू से अब तक जनसंख्या का, वो 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में, उससे 10 साल पहले सिर्फ 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कहा जा सकता है कि 10 सालों में लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। 2001 में राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये बढ़ोतरी हुई है लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लिहाज से। अब पढ़ते हैं साक्षरता दर के बारे में। दर जहां भी आती है, इसका मतलब आपको वहां जवाब परसेंटेज में देना होता है हमेशा, ठीक है। तो साक्षरता दर क्या होती है, इसकी परिभाषा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो किसी मूलभूत भाषा में पढ़ लिख सके। जरूरी नहीं है अंग्रेजी आए, जरूरी नहीं है हिंदी आए, अपनी जो मूलभूत भाषा है, या ऐसा कह सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं बताई गई है, जो 22 भाषाएं हैं दर्ज की गई, अगर उनमें से किसी भी एक भाषा में पढ़ सके, लिख सके, ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का हो, अपनी मूलभूत भाषा में पढ़ सके, लिख सके, उसे कहते हैं साक्षर। और ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत वो कहलाता है साक्षरता दर। लिटरेसी रेट मीन्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल of 7 years or above who can read and write in a basic language. It doesn't mean that it should be English or Hindi only. It can be any language, any basic language they are native with. तो उनको कहते हैं साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। तो दर है तो हमेशा ही हम इसको परसेंटेज में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत की साक्षरता दर, जो कि है 73%, यानी भारत में हर 100 में से 73 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अब इसमें भी पुरुष साक्षरता दर ज्यादा है, जो कि है 80.9%, और महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%। और भारत में सबसे साक्षर राज्य है केरल, जहां की साक्षरता दर है 94%, और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार, जहां की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% है। Literacy rate in India is 73%, out of which male literacy is 80.9% and female literacy is 64.6%. Most literacy rate, or you can say most literate state of India is Kerala, which is securing 94% of literacy rate, and the least literate place of India is Bihar with 61.8% of literacy rate.
राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो देश की साक्षरता जो एवरेज दर है उससे काफी कम है, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता दर केवल 67.07% है, जिसमें से भी पुरुष साक्षरता 80.51% है और महिला साक्षरता केवल 52.66% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला है कोटा और सबसे कम साक्षर जिला है जालौर। जिलों की या राज्यों की जो स्पेसिफिक दर है वो आपको अगर याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि सबसे साक्षर राज्य है केरल, सबसे कम साक्षर बिहार, राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षर जिला है कोटा और सबसे कम साक्षर है जालौर। सो लिटरेसी रेट इन राजस्थान इज 67.07% and the male literacy rate is 80.51 and female literacy rate is 52.66%. The most literate district is Kota and the least literate district is Jalore. तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद रखने हैं। आपको इस चैप्टर में से मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत की जो जनसंख्या है उसकी विशेषताओं में साक्षरता दर का वर्णन कीजिए, या भारत की जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसमें आपको साक्षरता दर बतानी होती है, लिंगानुपात बताना होता है। तो ये सब आपको इसी तरह से बताने हैं। कई बच्चों के जो है कमेंट्स में क्वेश्चन आए हैं कि मैम आपने जैसे नोट्स बनाए हैं क्या हम एग्जाम में भी वैसे लिखें? तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें सिर्फ फैक्ट को देखते हैं, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अब अगर इस चैप्टर में से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल यही लिख सकते हो और आपको कोई भी नंबर आपके नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ डेटा पर आधारित है, सिर्फ फैक्ट पर आधारित है। लेकिन जो हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर होते हैं वहां आपको थोड़ा बहुत वर्णन भी करना होता है, तो वहां आप सिर्फ उतना ही नहीं लिख सकते जितना सिर्फ नोट्स में लिखा हुआ है। लेकिन ज्योग्राफी के ये जो चैप्टर है उनमें अगर आप इतना लिख देते हो तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, क्योंकि अगर साक्षरता दर के बारे में पूछा है तो हमने इस फ्लो चार्ट में सब कुछ बता दिया है। साक्षरता दर की परिभाषा, भारत की साक्षरता दर, उसमें भी पुरुष और महिलाओं की अलग से साक्षरता, सबसे कम सबसे अधिक, राजस्थान में क्या स्थिति है, यानी हमने जो जितना डेटा है उस सबको एनालाइज यहाँ कर दिया है। तो आप आंसर आराम से इस तरह से लिख सकते हो। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात क्या होता है कि फीमेल हेड काउंट कितने हैं और मेल हेड काउंट, इसका मतलब पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है उनका अनुपात क्या है वो कहलाता है लिंगानुपात। अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो प्रॉपर यही लिखनी होती है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है वो उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहलाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल हेड काउंट्स on per thousands of population of males in a certain area and this ratio is called sex ratio। भारत में जो लिंगानुपात है वो 940 है। अब आप जो लिंगानुपात लिखते हैं इसको लिखने का प्रॉपर तरीका यही है, अगर सीधे से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में लिंगानुपात क्या है तो सिर्फ 940 लिखने की बजाय आप क्या लिखेंगे, 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, फिर सर्वाधिक है 1084 केरला में और 879 जो है हरियाणा में। हरियाणा में इतना एजुकेशन नहीं है और इन सब वजहों के कारण वहाँ लिंगानुपात बहुत कम है, जबकि केरल में शिक्षा की जो उपलब्धता है वो इसको बढ़ा देती है। यानी कि कहा जाए कि जहाँ ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे वहाँ लिंगानुपात भी अधिक पाया जाता है। राजस्थान में जो है लिंगानुपात वो कुल 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जिसमें से डूंगरपुर और राजसमंद में सबसे ज्यादा है, वो है 990 डूंगरपुर में और राजसमंद में सिर्फ 2 ही कम है 988। इसलिए अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का तो आप दोनों ही जिलों को मेंशन करना है। और सबसे कम है धौलपुर में जहां केवल 845 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 940 and according to this maximum sex ratio is in Kerala which is 1084 and the minimum is in Haryana which is 879. Sex ratio is in Rajasthan is 928 which is more less than Indian sex ratio, and maximum is in Dungarpur and Rajsamand. You have to mention both the districts because Dungarpur secures 990 and Rajsamand secures 988 female head count on 1000 male head counts. Minimum is in Dholpur which is 845 only.
तो ये था आपका 12वां चैप्टर जो कि है मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वर्णन करने को नहीं है, लेकिन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। डेटाज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा है जो आपको याद रखने हैं। जैसा मैंने कहा, गलत डेटा नहीं लिखने हैं। अगर भूल जाएं तो आप कम से कम उस स्थान का नाम प्रॉपरली याद रखें। और इस चैप्टर में आप बिल्कुल वैसे आंसर दे सकते हैं जैसे मैंने आपको इस चार्ट में बना के बताया है। इससे क्या होता है, इससे आपके आंसर की जो क्लैरिफिकेशन है, जो क्लैरिटी है, वो इतनी बढ़ जाती है कि चेक करने वाले को अच्छे से समझ में आता है। तो 4 नंबर का ये चैप्टर है, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से ही लिख के आइए। थैंक यू।